आप सभी को याद ही है ना कि कल रविवार है और हर रविवार यानी हर संडे को ठीक 3 बजे मैं आप सभी के साथ लाइव जुड़ने के लिए आती हूँ और हम किसी न किसी एक विषय पर पहले 10 मिनट बात किया करते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ करता है। आप सभी को पता ही है कि इस समय पर जो सबसे चर्चित केस चल रहा है वो चल रहा है श्रद्धा और आफ्ताब का। तो कल ठीक 3 बजे हम इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी अपने सवाल जवाब तैयार रखिएगा और डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा ताकि हम बहुत ज्यादा समय इस बात पर निकाल सके और नए नए पहलुओं पर अपने विचार प्रकट कर सके। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अक्सर ये बात पूछा करते हैं कि मैं लगभग सारी वीडियोस में MOU का जिक्र किया करती हूँ, तो आखिरकार ये MOU है क्या और ये किस तरह से बनाया जाता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि आखिरकार ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्या और इसका क्या फायदा हुआ करता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए पैकेज। जी हाँ, आप सभी ने इस पैकेज के बारे में तो सुना ही होगा कि जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के कलह होती है, कलेश होती है और इन सब क्लेशों के बाद जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर बौछार किया करते हैं, बहुत सारे केसेस का लड़कियां अक्सर 498A यानी कि दहेज के केस सबसे पहले किया करती हैं CAW सेल में कंप्लेंट को फाइल करके। उसके बाद उनका जो दूसरा वार होता है वो होता है DV यानी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस। और उसके बाद 125 यानी कि खर्चे का केस। बात यहां नहीं रुकती, वो उसके बाद फिर झूठे सच्चे बातें करके और वो स्टे का केस और इसी तरह के बच्चे के गार्जियनशिप का केस या इसी तरह के और बहुत सारे केसेस वो किया करती हैं। वो तब तक नहीं रुका करती जब तक कि पति बिल्कुल परेशान ना हो जाए। इसी तरह से पति भी अपनी जिद को मनवाने के लिए पत्नियों के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स किया करते हैं। 156(3) में जाएंगे, स्टे डलवाएंगे अपने माता जी की तरफ से, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डलवाएंगे या इसी तरह की और भी बहुत सारे केसेस की बरसात वो किया करते हैं। यहाँ पर दोनों ही पक्षों का मेन जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि किस तरह से मानसिक शांति को तलाश किया जाए, बल्कि उनका असली मकसद होता है कि वो और कौन सा पैतरा फेंके, कौन सा और वो केस करें दूसरे पक्ष पर ताकि दूसरा जो पक्ष है वो तिलमिलाए। और इस सब चीजों में, इस तिलमिलाहट के बीच में, इन सभी केसेस के बौछार के बीच में जब दोनों पक्ष परेशान हो उठते हैं अच्छी तरह से और उनको किसी मीडिएटर के माध्यम से या किसी वकील के माध्यम से या हमारे वीडियोस के माध्यम से या जजेस के माध्यम से जब उनको बैठ करके बात करने की कोशिश की जाती है तो शुरुआत में तो सभी लोग मना किया करते हैं, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी, कि हमें किसी तरह का समझौता नहीं चाहिए, बिना इस बात को समझे हुए कि आखिरकार ये मीडिएशन प्रोसेस है क्या, समझौते कौन कौन सा तरह के हो सकते हैं। लेकिन उनके मन में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो उन्होंने सोच लिया दैट इज द फाइनल थिंग। यहीं पर गलती किया करते हैं आप दोनों पक्ष, चाहे आप पति पक्ष हैं या चाहे आप पत्नी पक्ष हैं। जब आप प्री जजमेंटल हो जाते हैं यानी कि जो बात अभी सामने आई ही नहीं उस बात की तह तक घुसे बिना आप डायरेक्ट उसके रिजल्ट पर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, हमें तो पता है कि हमारे केस में चाहे कुछ भी हो जाए आखिरकार बीवी ये चाहती है। अब हम प्रैक्टिकली जब पति से ये पूछा करते हैं कि आप अपना असली मकसद बताइए ये केसेस करने का, आप आखिरकार चाहते क्या हैं,
तो वो उस बात को तो नहीं बताएंगे, लेकिन गोल 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 जरूर घुमाएंगे और वो ये कहेंगे जी लड़की ने ऐसे कहा, लड़की ने ये किया, लड़की ने ये केसेस किए, उसके माताजी पिताजी भाई बहन ने इस तरह से उसे परेशान किया, ऐसे गाली गलौज की, ऐसे मारपीट की। उन्होंने तो ना कभी दहेज लिया, ना उन्होंने कभी मारपीट की, ना उन्होंने कभी जोर से ही बोला, लड़की ने सारे केसेस झूठे किए हैं। यही बात अगर लड़की से पूछा जाता है तो वो भी रटी रटाई यही बात कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छे मकसद से अपने ससुराल में पहुंची थी, लेकिन ससुराल वालों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल इज्जत नहीं दी, उसके साथ जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, उसको नौकरानी माना गया। यहाँ पर मैंने ये महसूस किया है, ज्यादातर लड़कियां यही शब्द कहा जाता है कि उनको नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया। घर के काम करवाना नौकरानी नहीं कहलाता। इस चीज की एक वीडियो मैंने पहले भी आप सभी के लिए शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगी, आप इसको दोबारा से सुनिएगा। तो खैर, मैं कह रही थी कि इसी तरह से लड़कियां जो हैं वो भी बहुत सारे अपने केसेस किया करती हैं, चाहे वो 125 का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हो, रिवीजन्स हो, अपील हो, 498A का केस हो, 376 हो, 377 हो, 323, 324, 325, 506 इत्यादि बहुत सारे केसों की वो भरमार किया करती हैं पति पक्ष के ऊपर और उसके परिवार के सभी लोगों के ऊपर। लेकिन जब समय बीतता चला जाता है और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठंडा होना शुरू होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो उनको असलियत समझ में आने लगती है कि आखिरकार वो क्या चाहते थे कोर्ट से और कोर्ट से मिल क्या रहा है उनको। क्योंकि वो अपने ईगो में, अपने दम में ना तो वो वकील की सुना करते हैं, ना वो जजेस की सुना करते हैं, ना वो मीडिएटर्स की सुना करते हैं। तो यहाँ जब उनका केस अपनी पटरी से उतर जाता है और किसी दूसरी ही दिशा में चलने लग जाता है, तो उनको फिर आखिरकार वो सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि जब वो अपने वकील साहब के पास गए थे तो उन्होंने क्या समझाया था। जैसे कि मैं आपको सभी वीडियोस में एक ही बात बताया करती हूँ, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है, आप सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि आप दोनों आराम से बैठ जाएं एक टेबल पर, गुस्से को रखें साइड में, या अगर आपको गुस्सा निकालना भी है, क्योंकि गुस्सा जब तक निकलेगा नहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार 2 बार 3 बार मीटिंग्स में लड़ लीजिए, जो आपके मन में गुबार है वो सारा निकाल लीजिए और उसके बाद आप ठंडे मन से ये सोचिए कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, केस करने का असली मकसद क्या है। सिर्फ केस को केस करने के लिए नहीं फाइल किया जाता है, बल्कि केस फाइल किया जाता है किसी ना किसी मकसद से। कोई ना कोई रिलीफ आपको चाहिए दूसरे पक्ष से, जो कि आपको मिल नहीं रहा और आप कोर्ट से फरियाद कर रहे हैं। तो जब आपके गुस्सा ठंडा होता है और आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ, वकील साहब सही कह रहे थे, मीडिएटर साहब सही कह रहे थे, कुछ अब सोच लेना चाहिए, किसी बात पर अब पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ जो सबसे पहली बात उठा करती है वो यही उठा करती है कि किसी तरह से पति भी और पत्नी भी अपने पहले के कंडक्ट्स को, पास कंडक्ट्स को भुला करके फिर से, अगर उनके बीच में बच्चा है तो उस बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए, या अगर बच्चा नहीं भी है तो वो दोनों अपने परिवार को शांति से आगे चलाएं, ताकि फिर दोबारा से संभावनाएं ना हो उनके बीच में लड़ाई की। और वो संभावनाएं ना हो इसके लिए लड़की की तरफ से भी कुछ बातें सामने आती हैं और लड़के पक्ष की तरफ भी कुछ बातें सामने आती हैं। वो जो शर्तें हैं जिससे ना तो लड़की अपने आप को दबा हुआ महसूस करे और ना लड़का अपने आप को दबा हुआ महसूस करे, बल्कि दोनों विन विन पोजीशन में हो, वो सारी जो शर्तें हैं एक दूसरे से बातचीत करने के बाद बकायदा इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट वाइज लिखी जाती हैं, ताकि दोनों पक्षों पर दबाव रहे, दोनों पक्षों को ये बात याद रहे कि वो दोनों किसी एक चीज से बाउंड हैं, इन शर्तों से वो अधीन है, इन शर्तों के, और वो इन शर्तों का पालन करते हुए अपने परिवार को अच्छी तरह से निभाएंगे। इसी तरह से अगर आप पति पत्नी के बीच में बातचीत हुई लेकिन आपस में मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, बल्कि खत्म हो गई है, सारे प्रयास आपने कर लिए लेकिन रिजल्ट 0, 0, तो यहां आप दोनों ने ये महसूस किया कि कोर्ट में
बार बार अपना समय, पैसा, शक्ति, एनर्जी, अपना जिसे कहते हैं हेल्थ, इन सबको नहीं गंवाना है, बल्कि इन सबको बचाव करना है। और खासकर रिलेशंस को बचाते हुए आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे पर लांछन लगाने की बजाय, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की बजाय आपसी सहमति से, शांति से अलग अलग हो जाते हैं। यहां पर भी आपके कुछ नियम, कुछ शर्तें हुआ करती हैं। अगर आप दोनों ने अपने अपने केसेस फाइल किए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो केसेस कब कब कैसे कैसे वापस लेने हैं, और आप दोनों के बीच में परमानेंट एलिमनी के नाम पर कितना तय किया जाना है। अगर एफआईआर हो चुकी है तो उस एफआईआर को क्वैश कब और कैसे करना है, या आपने जो भी पैसे की बातचीत की है वो पैसा कब कब कैसे कैसे तोड़कर एक दूसरे को देना है। यानी कि लड़के ने मान लेते हैं 10 लाख पर सेटलमेंट की है और 5 केसेस हैं, 4 केसेस हैं, तो कब कब कैसे कैसे केसेस उठेंगे, और जब केसेस उठेंगे तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष को कितने पैसे देगा, फिर फर्स्ट मोशन पर कितने होंगे, सेकंड मोशन पर कितने होंगे, और एफआईआर को क्वेश्चन के टाइम पर कितने होंगे। और साथ ही साथ चाहे आप एक साथ रह रहे हो, इस बात पर आपका फैसला हुआ या आपका फैसला अलग होने पर हुआ, दोनों ही शर्तों में आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध केसेस तो जो फाइल किए हैं वो उठाने ही होंगे। और यहाँ एक शर्त बहुत जरूरी, ये बात लिखी जाती है कि अगर मियाद दी जाती है कि इतने समय में आप अपने केसेस उठा लीजिए, अगर आप इतने समय में भी अपने केसेस नहीं उठाते हैं तो ये बात लिखी जाएगी वहां पर कि इस इतना समय बीतने के बाद अगर लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष के विरुद्ध कोई केस किया हुआ है और वो पेंडिंग पाया गया, या लड़की ने लड़के के विरुद्ध कोई केस किया है और वो पेंडिंग पाया गया, तो वो नल एंड वॉइड यानी कि खत्म समझे जाएंगे। दोनों एक दूसरे पर गाली गलौज, लांछन, लड़ाइयां, मारपीट नहीं करेंगे। एक दूसरे के विरुद्ध अब इस शादीशुदा जीवन को लेकर के फिर दोबारा से कोई भी नए केसेस खड़े नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी शर्तें हैं जो कि दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद, दोनों का हाँ होने के बाद वो लिखी जाती हैं, ताकि आपका बाकी का जो जीवन बचा हुआ है वो शांति से गुजरे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आखिरकार है क्या, और जब ये बनाई जाती है तो इसमें किन किन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आपसे किसी भी बात पर चूक हो गई, आपने कोई भी एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जिसे दोबारा लड़ाई होने की संभावना है, तो वो MOU की ड्राफ्टिंग में कमी माना जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब आप MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, उसको लिखवा रहे हैं, उसको कलमबद्ध करवा रहे हैं, तो आपके बीच में लड़ाई की एक लेश मात्र गुंजाइश भी नहीं बचनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।